एग्जाम्पल नंबर 47 है, क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि ए को सेट दे दिया जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, तब सिद्ध कीजिए कि ऐसे संबंधों की संख्या 3 है। सेट ए में ऐसे संबंधों की संख्या 3 है जिनमें 1,2 वाला ऑर्डर्ड पेयर हो, 2,3 वाला ऑर्डर्ड पेयर है, और जो संबंध है वो क्या हो, समतुल्य हो, संक्रामक हो, किंतु सम्मित नहीं हो। मतलब इस सेट के अंदर ऐसे 3 ही रिलेशन बनेंगे जो क्या हो, रिफ्लेक्सिव हों और ट्रांजिटिव तो हों, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो हों लेकिन सिमेट्रिक नहीं हों, समतुल्य और संक्रामक तो हैं लेकिन सम्मित नहीं है। और कंडीशन क्या है कि ये दोनों एलिमेंट लेने जरूरी हैं, ये दोनों एलिमेंट भी लेने जरूरी हैं। जितने भी रिलेशन, 3 जो रिलेशन बनेंगे उनमें दोनों एलिमेंट होने चाहिए, और वो समतुल्य भी होने चाहिए, संक्रामक भी होने चाहिए और सम्मित नहीं होने चाहिए, है ना। तो पहले जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिखते हैं आंसर में, क्योंकि सेट ए जो क्या है 1 2 3 है ना। अब सेट ए पे जो यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा वो अपन एक बार निकाल लेते हैं ना, एक क्रॉस ए, है ना, एक क्रॉस ए तो निकलेगा। यूनिवर्सल रिलेशन यही तो होता है, वो क्या होता है, आर जो है एक का एक के साथ रिलेशन, मतलब एक का पेयर बन सकता है एक के साथ, एक का पेयर 2 के साथ, एक का पेयर 3 के साथ। देखो ए से ए में रिलेशन है ना, ए पहला है और दूसरा भी क्या है 1 2 3, क्योंकि ए से ए में रिलेशन है तो एक का पेयर 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, सीखा है ना अपन ने 11वीं क्लास में। अब 2 का पेयर 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ और 2 का रिलेशन 3 के साथ, यूनिवर्सल रिलेशन में आएंगे ना। फिर 3 का रिलेशन 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ, ये ही ऑर्डर्ड पेयर होंगे। एक रो से में जो यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा, सार्वत्रिक संबंध बनेगा, उसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 9 होंगे, क्योंकि 3 इसमें एलिमेंट है, 3 इसमें 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 3 है, ठीक है। अब मुझे ऐसे रिलेशन चाहिए, ए में ऐसे रिलेशन चाहिए जिनमें ये ऑर्डर्ड पेयर भी आने चाहिए, है ना, और जो रिलेशन है वो समतुल्य और संक्रामक भी हो, है ना। तो मैं मान लेता हूं ना, इसलिए समुच्चय ए में संबंध, ए में पहला संबंध R1 जो समतुल्य व संक्रामक है परंतु सम्मित नहीं है, वह जिसमें 1,2 व 2,3 है। पहला रिलेशन क्या होगा, R1 मान रहा हूं मैं उसको ना, समतुल्य आना चाहिए, मतलब जितने भी एलिमेंट है उनके डबलेट्स तो होने चाहिए। तो 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए, समतुल्य होना चाहिए, और ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, 1 2 और 2 3 होना चाहिए, है ना। ये अब इसको मेरे को चेक करना है ना, ऐसे 3 रिलेशन निकल के आएंगे और वो कैसे बनेंगे, है ना, वो देखो कैसे बनेंगे। देखो 3 ही क्यों हैं, ज्यादा क्यों नहीं हो सकते। देखो समतुल्य है, संक्रामक है, क्या ये समतुल्य है, 2 कंडीशन चेक कर ली मैंने, समतुल्य करवा दिया। देखो इसको, ये रहा, तीनों 3 एलिमेंट थे सेट में और तीनों के डबलेट्स हैं, और ये जो 2 ऑर्डर्ड पेयर लेने थे वो ले लिए, 2 कंडीशन तो ले ली, समतुल्य भी हो गया और दोनों ऑर्डर्ड पेयर भी ले लिए। अब संक्रामक जांच करना है मेरे को, क्या है क्या। देखो इन पे तो चेक ही नहीं करते है ना, ट्रांजिटिव की चेकिंग करते ही नहीं है, क्योंकि ये तो होंगे अभी से। इन पे 2 पे करते। देखो 1,2 है, 2,3 है, A, B है, B, C है, तो क्या A, C है क्या, तो इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए मेरे को क्या लेना पड़ेगा, 1,3 लेना पड़ेगा, है ना। तो ये सबसे छोटा रिलेशन है, इसलिए R1 सबसे छोटा रिलेशन है, छोटा संबंध है, ऐसा R1 सबसे छोटा संबंध। ऐसा कैसा, जैसा क्वेश्चन में चाहिए, है ना। तो मतलब देखो इस यूनिवर्सल रिलेशन में से ये मेरा रफ कार्य था, यूनिवर्सल रिलेशन में से ये भी आ गया, 2 2 भी आ गया, 3 3 भी आ गया, और क्या आ गया, 1 2 भी आ गया, 2 3 भी आ गया, और 1 3 भी आ गया। ये तो गए। बोले सर ये समतुल्य है, संक्रामक है, अभी संक्रामक बना दिया। देखो 1 2 है,
2 3 है तो 1 3 है, अब 1 3 है, अब 3 से आगे कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा ऑर्डर्ड पेयर। देखो 1 3 है 3 3 है, तो लेकिन इन पे तो चेक ही नहीं करते। देखो 1 3 है 3 3 है तो 1 3 होना चाहिए, वही रहा, इन्हीं पे चेक कर देना। 2 3 है, 3 वाला है ही नहीं, 1 2 है 2, ये होगा, ठीक है। बोले संक्रामक है, ठीक है। सम्मित कैसे नहीं है? देखो यहाँ 1 2 है, उसका उल्टा 2 1 नहीं है, 1 2 का उल्टा क्या 2 1 नहीं है, तो ये क्या है? सम्मित नहीं है। अब R2 की बात करते हैं। अब देखो ये हो गए, अब मैं क्या 2 को मैं ऐड करके देख रहा हूं ना, संबंध R1 में 2,1, ये तो हो ही गए पहले, एक ये बचा, एक ये बचा और ये बचा ना, ये 1 3 भी होगा। 2,1 ऐड करके देख रहा हूं ना, 2,1 मैंने ऐड कर दिया, 2,1 ऐड करने पर या जोड़ने पर नहीं, शामिल करने पर, बोल सर कैसे? देखो R2 बनेगा, वो R2 संबंध प्राप्त होता है। तो देखो R1 जो है वो पूरा का पूरा लिखेंगे, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, और मैंने ऐड क्या कर रहा हूँ इसमें 2 1 ऐड किया। तो देखो क्या ये समतुल्य है? हाँ है। सम्मित है क्या? सम्मित नहीं होना चाहिए। देखो 1,2 है, 2,1 है, सम्मित अभी तक। 2,3 है, इसका उल्टा 3,2 है क्या? तो नहीं है, अभी सम्मित नहीं है, क्योंकि इसका उल्टा मेरे को नहीं मिला, तो ये सम्मित नहीं है, ठीक है। संक्रामक है क्या? तो देखते हैं 1,2 है, 2,3 है तो 1 3 है, ठीक है। 1,2 है, 2,1 है तो 1,1 भी है, ठीक है। 2,3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला पेयर, ऑर्डर्ड पेयर क्या है? 3,3, इधर तो चेक ही नहीं करेंगे ट्रांजिटिव, ठीक है। 1,3 है, इधर भी नहीं है। 2,1 है, 1,2 है तो 2,2 ये रहा, तो ये ट्रांजिटिव भी है ना। संबंध R2 समतुल्य व संक्रामक है, जिसमें कौन से वो होने चाहिए भैया? 1,2 व 3,2,3 है, ठीक है। ये ऐड करके देख लिया मैंने, है ना। अब मैं ऐड करके देखता हूं, ये भी तो हो गया ना, 3,3 तो हो ही गया। अब मैं ऐड करके देखता हूं, इसमें 3 ही तो बचे थे, मैंने बारी बारी से ऐड करके देखा, 2,1 ऐड करके देखा और 3,2 ऐड करके देखा। 3 ऐड करके देखते हैं ना R1 में। संबंध R1 में 3,2 जोड़ने पर या शामिल करने पर लिख दो। तो R1 में क्या करेंगे? R1 जो है पहले जो पूरा है वो लिखेंगे, 1,1, 2,2, 3,3 है, ठीक है। क्या है? 1,2 है, 2,3 है और 1,3 है, और इसमें मैं ऐड क्या कर रहा हूँ? 3,2। देखो रिफ्लेक्सिव है, समतुल्य है, सम्मित है क्या? देखो 1,2 है, इसका उल्टा 2,1 नहीं है, तो सम्मित नहीं है। ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं इसमें। 1,2 है, 2,3 है तो 1,3 है, ठीक है। 1,2 है और कोई है नहीं, है ना। 2,3 है, 3,2 है तो 2,2 है, ये रहा, ठीक है। 1,3 है, 3,2 है तो 1 2 है क्या? हाँ ये रहा। 3,2 है, 2,3 है तो 3 3 है, ये रहा, है ना। अब R3 है, ये R3 शामिल करने पर R3 प्राप्त होता है। तो R3 है ना, इसलिए R3 में R3 संबंध समतुल्य व संक्रामक है। संमित क्यों नहीं है? रीजन दे देना कि 1,2 है, इसका उल्टा 2,1 नहीं है, या ये दे दो कि 1,3 है, 3,1 नहीं है ना। समतुल्य संक्रामक है जिसमें कंडीशन तो सारी फुलफिल करनी चाहिए ना, कि समतुल्य होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए और ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर भी होने चाहिए। तो मैं वही बता रहा हूँ कि समतुल्य संक्रामक है जिसमें कौन से ऑर्डर्ड पेयर? 1,2 व 2,3 है, परंतु सम्मित नहीं है।
यहां भी लिखो परंतु सममित नहीं है ना, ठीक है, सममित नहीं है, ये लिख दिया। अब ये भी ऐड करके देख लिया मैंने, ये भी ऐड करके देख लिया। 3,1 ऐड करते हैं ना, मान लो R1 में 3,1 ऐड करते हैं ना तो R4 प्राप्त होता है, वो चेक करते हैं ना। तो 1,1 2,2 3,3 और क्या था 1,2 2,3 और 1,3 ना। इसमें आपने क्या ऐड कर दिया 3,1 ये ऐड कर दिया ना। तो देखो क्या होता है, ये है क्या समतुल्य है, सममित नहीं है। देखो 1,2 का उल्टा नहीं है, ठीक है। 1,2 है, 2,3 है तो 1,3 है, ठीक है। और 2,3 है, 3,1 है, 2,3 है, 3,1 है तो 2,1 नहीं है तो क्या है 2, देखो संक्रामक नहीं है अभी तक, ये 2,3 है, 3,1 है तो 2,1 नहीं है, तो मैं बाध्य हो गया, मुझे ये इसमें इसको संक्रामक करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें 2,1 ऐड करूंगा। देखो 2,3 है, 3,1 है तो 2,1 ऐड किया, ठीक है, ठीक है, हो गया ये तो। और 1,3 है, 3,1 है तो 1,1 भी हो गया, है ना। और 1,3 है, 3,1 है तो 1,1 भी हो गया। और 3,1 है, देखो 3,1 है, 1,2 है, 3,1 है, A,B है, B,C है तो A,C 3,2 नहीं है अभी, फिर बाध्य हो गया कि 3,2 भी ऐड करो। भी अकेला ये 3,1 ऐड करने से मेरे को ये दोनों और ऐड करने पड़ गए, और दोनों ऐड करने पर ये क्या हो गया, सम्मित भी होगा, क्योंकि इसका उल्टा ये रहा, इसका उल्टा ये रहा और इसका उल्टा ये रहा, तो ये तो सम्मित हो गया। लेकिन मुझे जो चाहिए वो सम्मित नहीं होना चाहिए, तो मैं ये ऐड नहीं कर सकता, 3,1 ऐड नहीं कर सकता। तो क्या ये दो ऐड कर सकते हैं क्या साथ में, इन दोनों को ऐड करके देखो। यहाँ आप लिख देना कि 3,1 नीचे लिख देना, 3,1 ऐड सम्मिलित करने पर सम्मित हो जाएगा, तो संबंध प्राप्त नहीं होगा ना। अब ये दो ऐड करके देखते हैं, ये है ना, कौन से कि R1 में क्या ऐड करेंगे 1,1 2,2, R1 जो है वो पहले लिख रहा हूँ मैं, 3,3 1,2 2,3 और 1,3, और उसमें मैं ये दो ऐड कर रहा हूँ, कौन से 2,1 और 3,2। तो देखो सीधा शब्दों में बता देता हूँ, इसमें 3,1 ऐड करना पड़ेगा संक्रामक करने के लिए। देखो 1,3 है, 1,2 है, 1,2 है, 2,3 है, 1,3 चाहिए मुझे, 1,3 चाहिए। देखो संक्रामक करने के लिए, संक्रामक होना चाहिए ना मेरे का रिलेशन, तो A,B है, B,C है तो 1,C चाहिए, तो 1,3 आती है, क्या हो जाएगा सम्मित भी हो जाएगा। तो वो आप नीचे लिख दोगे कि R1 में 3,2 और 2,1 भी शामिल नहीं कर सकते, ये शामिल करने पर ये क्या हो जाएगा सम्मित हो जाएगा। अतः ऐसे संबंध केवल 3 कौन कौन से R1, R2 व R3 ही हैं, सिर्फ ये 3 ही है ना जो क्वेश्चन ने मांग की। वैसे तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 48 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 48 है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय एक सेट दे दिया जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3 में 1 2 तथा 2,1 वाला ऑर्डर्ड पेयर को अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है। सेम ये एग्जाम्पल नंबर 48 जो है सेम एग्जाम्पल नंबर 47 की तरह है। उसमें जो अपन को 2 ऑर्डर्ड पेयर सम्मिलित करनी थे, है ना, और उसमें प्रूफ क्या करना था कि जो रिलेशन था वो कैसे थे, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव था, सिमेट्रिक नहीं था, मतलब समतुल्य और संक्रामक था, सम्मित नहीं था। और यहाँ में क्या सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध, क्या सिद्ध करने हैं, जो संबंध बनेंगे वो कैसे होने चाहिए, तुल्यता संबंध, मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी होने चाहिए, सिमेट्रिक भी होने चाहिए और ट्रांजिटिव भी होने चाहिए ना। तो देखो पहले जो सेट दे रखा है वो लिख देते हैं, जो चीज़ें दे रखी है वो लिखते हैं, चूंकि आंसर में चूंकि लेट ए इक्वल्स टू क्या है 1 2 3 एंड रिलेशन आर जो होगा, जो भी रिलेशन आर निकल के आएगा वो किस पे आएगा, समुच्चय ए में है, मतलब ए क्रॉस ए में है, सबसेट और इक्वल्स टू क्या होगा ए क्रॉस ए। अब
ए से ए में जो यूनिवर्सल रिलेशन है, सार्वत्रिक संबंध है, वो क्या होगा? देखो ए क्रॉस ए मतलब 1 2 3 क्रॉस 1 2 3 है ना। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा कि 1 का पेयर बनेगा, 1 का रिलेशन हो सकता है। रिलेशन बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं? पेयर बनते हैं। और रिलेशन की बात करें तो क्या 1 का रिलेशन किससे हो सकता है? 1 से हो सकता है, फिर 1 का रिलेशन 2 से हो सकता है, फिर 1 का रिलेशन 3 से हो सकता है। इसी तरह 2 का रिलेशन 1 से, 2 का 2 से और 2 का 3 से। इसी तरह 3 का रिलेशन 1 से, 3 का 2 से और 3 का 3 से, है ना। ये यूनिवर्सल रिलेशन है सेट ए के एलिमेंट का। सेट ए के एलिमेंट से क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन है। जितने भी रिलेशन बन सकते हैं वो क्या है? इसी में से निकलेंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि ऐसा तुल्यता संबंध निकालना है, इसमें से, इस रिलेशन में से ऐसे तुल्यता संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है जो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। और होने कैसे चाहिए? जिनमें ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर भी होने चाहिए और वो तुल्यता संबंध भी हो, मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो मैं मान लेता हूं, माना संबंध, वह संबंध R1 है जिसमें 1,2 व 2,1 है तथा R1 जो है तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है ना। अब मुझे एक रिलेशन R1 निकालना है, इसमें से जो क्या होना चाहिए? तुल्यता संबंध भी होना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए, और ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर भी होनी चाहिए, मतलब रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट है सेट ए में उनके डबलेट्स मौजूद होने चाहिए, मतलब 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर भी होने चाहिए, 1,2 और 2,1। फिर चेक करते हैं क्या ये सिर्फ इतने ही एलिमेंट लूँ, रिफ्लेक्सिव हो गया और ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर ले लिए, तो जो रिलेशन R1 बना वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है क्या? देखो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक मतलब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उनके उल्टे मौजूद है ना। 1,2 है तो 2,1 भी है। ट्रांजिटिव यहाँ तक तो चेक ही नहीं करते, यहाँ से चेक करते हैं। देखो 1,2 है, 2,1 है तो 1,1 भी है, ये रहा। A, B है, B, C है तो A, C भी है। इससे देखते हैं 2,1 है, 1,2 है, A, B है, B, C। ट्रांजिटिविटी ऐसे चेक करते हैं ना कि A, B बिलोंग्स टू R हो, फिर B, C बिलोंग्स टू R हो, तो अपन चेक करते हैं कि A, C बिलोंग्स टू अगर R है तो जो रिलेशन है वो क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। तो देखो A, B है, B, C है तो A, C मतलब 1,1 है। इसको चेक करते हैं। देखो ये यहाँ से इधर तो चेक ही नहीं करनी ट्रांजिटिविटी ना, ट्रांजिटिविटी, क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव, जो जितने भी डबलेट्स वाले ऑर्डर्ड पेयर हैं वो ट्रांजिटिव होते हैं। देखो कैसे? देखो इस पे चेक करो। देखो 1,2 है, A, B है, 2,2 है, B, C है तो 1,2 क्या होगा? यही हो गया। इधर तो चेक नहीं करेंगे ना, इस पे चेक करते हैं। A, B है मतलब 2,1, 1,2। देखो ऐसे 2,1 को मैंने माना A, B और 2,1 सॉरी 1,2 को मैंने क्या माना? A, B है, B, C है। A, B बिलोंग्स टू R है, ये रहा सॉरी, और B, C बिलोंग्स टू R है, ये रहा। तो मुझे चाहिए क्या? A, C मतलब 2,2 वाला ऑर्डर्ड पेयर चाहिए है। मतलब ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन R1 है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को अंतर्विष्ट भी कर रहा है ना। तो ये क्या है? इसलिए ऐसा रिलेशन, ऐसा संबंध R1 है जो सबसे छोटा है, ठीक है। अब मान लेते हैं ना, ये तो हो गया ना। इसमें देखो 1,1 गया, R1 में 1,1 गया, 2,2 गया और 3,3 गया, और क्या गया? 1,2 गया, देख लो ये रहा, और 2,1 भी गया, 1,2 भी गया और 2,1 भी गया। तो बच्चे कौन से? 4 और बच्चे कौन से? 1, ये तो गया ही है ना, 2 3 4 ऑर्डर्ड पेयर और बच गए, है ना। अब लिखेंगे संबंध R1 में देखो R1 में इनमें से बचे हुए में से कोई सा भी एक ऑर्डर्ड पेयर में सम्मिलित करना चाहता हूँ ना। तो R1 में 1,3 शामिल करने पर, तो चेक करते हैं 1,3 शामिल करने पर क्या हो जाएगा। देखो R1 जो ये था
इसमें 1,3 शामिल करूँगा तो वो मान लेते हैं R2 बनेगा। तो R1 पहले क्या था देखते हैं, 1,1 2,2 3,3 3,3 और 1,2 और 2,1। ठीक है, मैं इसमें क्या शामिल कर रहा हूँ, 1,3 शामिल कर रहा हूँ। अब 1,3 शामिल करने पर मुझे ये जो रिलेशन R2 है वो कैसा चाहिए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव भी चाहिए, ये तो शामिल है ही। अब इसको सिमेट्रिक होने के लिए देखो, सिमेट्रिक होने के लिए 1,3 का उल्टा 3,1 भी चाहिए। बोले सर ये क्यों होने चाहिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, क्योंकि मुझे कैसे चाहिए, तुल्यता संबंध चाहिए। और इक्विवेलेंस रिलेशन कौन से होते हैं, जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हों। ठीक है, तो देखो पहले मैंने रिफ्लेक्सिविटी चेक करा, 1,1 2,2 3,3 है। ठीक है, 1,2 है उसका उल्टा 2,1 भी है। ठीक है, 1,3 है इसका उल्टा 3,1 भी, मतलब ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो है, और जो इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को क्या कर रहा है, अंतर्विष्ट कर रहा है, शामिल कर रहा है। ठीक है, अब इसकी ट्रांजिटिविटी और चेक करते हैं। देखो हाँ, 1,2 है, 2,1 है तो 1,1 भी है। ठीक है, और 2,1 है, देखो यहाँ से देखो 2,1 है, A, B है, B, C है, A, B है, B, C है, तो इसके ट्रांजिटिव होने के लिए 2,3 भी शामिल करना पड़ेगा, 2,3 भी शामिल करना पड़ा। भी ट्रांजिटिव होना चाहिए ना, मुझे तुल्यता संबंध चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो मैंने पहले चेक कर लिए थे, अब मैं ट्रांजिटिव चेक कर रहा हूँ। तो देखो इससे देखो 1,2 है, 2,1 है, तो ये तो आ गया 1,1। ठीक है, ये तो हो गया। फिर 2,1 A, B है, B, C है, तो इसके लिए A, C क्या होगा, 2,3 होगा। और 2,3 होते ही ये ट्रांजिटिव नहीं रहा, सॉरी सिमेट्रिक नहीं रहा। सिमेट्रिक होने के लिए इसमें क्या शामिल करना पड़ेगा, 3,2 भी शामिल करना पड़ेगा। तो देखो मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर शामिल किया था, कौन सा, 1,3, उसके लिए मेरे को 3,1 भी लेना पड़ गया, 2,3 भी लेना पड़ गया, और 3,2 भी लेना पड़ गया। मतलब चारों ही ऑर्डर्ड पेयर जो बचे थे वो ही लेने पड़ गए। तो दूसरा रिलेशन R2 है वो पूरा का पूरा क्या बन गया, यूनिवर्सल रिलेशन बन गया, है ना। तो देखो शामिल करने पर हम संबंध R2 में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर, 3,1 2,3 व 3,2 शामिल करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं सर, बाध्य क्यों हो रहे हैं अपन, क्योंकि मुझे जो रिलेशन R2 निकल के आना चाहिए मेरे पास, वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो मैंने इस R2 को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक जो ट्रांजिटिव जब बनाया तो मुझे पता चला कि जो है यूनिवर्सल रिलेशन ही बन गया ना, बाध्य हो जाते हैं। अतः संबंध R2 समुच्चय A में सार्वत्रिक संबंध बन जाता है। इसलिए R2 जो है वो क्या बन गया, सार्वत्रिक संबंध। मतलब 1,1 2,2 3,3, और ये तो दो शामिल करने थे, कौन से, 1,2 और 2,1। मैंने क्या शामिल किया था, 1,3 शामिल किया, उसके लिए मेरे को 3,1 भी शामिल करना पड़ गया, 2,3 भी शामिल करना पड़ गया, और 3,2 भी शामिल करना पड़ गया। बोले सार्वत्रिक संबंध कैसे हो सर, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यूनिवर्सल रिलेशन में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो वापिस ये क्या बन गया, सार्वत्रिक संबंध बन गया ना। तो ए से तो समुच्चय, इसलिए समुच्चय ए में तुल्यता संबंधों की संख्या केवल 2 है, केवल। और तो कोई देखो एक के शामिल करने पर ही मुझे चारों शामिल करने पड़ गए। तो बोले सर मैंने एक ये शामिल करके देखा, ये करके देख लो, तो भी चारों शामिल करने पड़ेंगे ना। संख्या 2 है, केवल 2 है, जो 1,2 व 2,1 को अंतर्विष्ट करते हैं, अंतर्विष्ट करते हैं। ठीक है, और उसने क्या बोला कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय में 1,2 और को 2,1 को अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है। और मैंने सिद्ध कर दिया
कि पहला तो खुद ही था, फिर समतुल्य समित और संक्रामक, ये खुद ही जो सबसे छोटा रिलेशन ये है। और इसके अलावा 4 जो ऑर्डर्ड पेयर और बचे, उनको शामिल, उनमें से किसी एक को शामिल करने पर ही मुझे वापस क्या प्राप्त हो रहा है, यूनिवर्सल रिलेशन प्राप्त हो रहा है। और यूनिवर्सल रिलेशन जब प्राप्त हो गया तो इसके अलावा और कोई संबंध बचता ही नहीं है जो क्या हो, आर में सेट ए में समतुल्य संक्रामक और सम्मित हो और इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को अंतर्विष्ट भी करे। तो ऐसे तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी हुई, 2 प्राप्त हुई। ये मुझे क्या करना था, सिद्ध करना। ठीक है, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 49 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 49 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक सेट दे दिया 1,2 ना, 2 एलिमेंट है, मैं एक ऐसी द्विआधारी संक्रिया मतलब ऐसा बाइनरी ऑपरेशन की संख्या केवल एक है, मतलब इस सेट में बाइनरी ऑपरेशन की संख्या केवल एक है। कैसा, जिसका एक जो है तत्समक अवयव है तथा जिसके अंतर्गत 2 का प्रतिलोम क्या है, 2 है। मतलब इस सेट में ऐसा बाइनरी ऑपरेशन जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट, तो जिस बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट तो क्या है, 1 है, और जिसमें इस बाइनरी ऑपरेशन में 2 एलिमेंट 2 का प्रतिलोम क्या है, 2 है। ऐसे बाइनरी ऑपरेशन की संख्या क्या होगी, क्या कह रहा है, सिर्फ 1 है ना। तो अपन देखते हैं आंसर में, चूंकि मान लेते हैं, माना स्टार वह बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया है ना, इसलिए स्टार जो होगा 1,2 क्रॉस 1,2 से किस में होगा, 1,2 में। बाइनरी ऑपरेशन इसी तरह डिफाइन होते हैं। मतलब बाइनरी ऑपरेशन में अपन जो भी इनपुट लेते हैं वो क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होता है। और ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से निकल के आते हैं, जिस सेट में वो बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन किस में है, इस सेट में। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट जब मैं निकालूंगा, है ना, इसलिए स्टार जो है वो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो क्या होगा, 1,2, इसका पेयर इसके साथ, 1,1, पहले एक का पेयर 1 के साथ, एक का पेयर 2 के साथ, फिर 2,1 और 2,2 से किस में डिफाइन होगा, 1,2 में। मतलब स्टार जो है इस सेट के क्रॉस प्रोडक्ट सेट में डिफाइन होगा। तो क्या होगा, उसका मैंने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया तो मेरे पास कितने ऑर्डर्ड पेयर निकल के आए, 4 ऑर्डर्ड पेयर निकल के आए ना। इसलिए स्टार जो है 1,2 यहीं लिख देता हूँ ना। इसलिए स्टार जो है 1,2 से में एक फलन है, बाइनरी ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, एक फंक्शन ही तो होता है जो इसके क्रॉस प्रोडक्ट से इस सेट में डिफाइन है। ठीक है, तो देखो अपन देखते हैं, है ना, चूंकि लिख देता हूँ जो चीज़ें और देखिए, चूंकि बाइनरी ऑपरेशन स्टार का एक तत्समक अवयव है तथा स्टार के अंतर्गत 2 का प्रतिलोम 2 है। पहले देखो तत्समक और आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स की डेफिनेशन क्या है। देखो यदि ई जो है किसी सेट में क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो क्या देता है वो कि ए स्टार ई इक्वल्स टू क्या देता है, ए इक्वल्स टू ई स्टार ए क्या देता है, ए। आइडेंटिटी एलिमेंट ये देता है ना। वह ए बिलोंग्स टू ए का प्रतिलोम अगर बी बिलोंग्स टू ए है तो क्या होगा कि ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या देगा, ई इक्वल्स टू ई बी स्टार ए, जहाँ ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये आइडेंटिटी की और इनवर्स की डेफिनेशन है ना, कि किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर मैं ऑपरेशन करूं, बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं, तो क्या देगा, वही एलिमेंट आ जाएगा। और किसी भी एलिमेंट का उसके इनवर्स के साथ में ऑपरेशन लगाऊं, बाइनरी ऑपरेशन जो भी गिवन है, तो वो क्या देता है, आइडेंटिटी एलिमेंट देता है। अब ये जो बाइनरी ऑपरेशन है देखो क्या है, इसमें इनपुट क्या है, आउटपुट तो क्या है, 1 और 2 है। देखो क्यों, क्योंकि इस सेट से इसमें डिफाइन है ये स्टार, ये क्या है, स्टार है। इनपुट में क्या है, इसमें 1,1 ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से हैं, 1,1 के हैं, 1,2 के हैं, 2,1 के हैं और 2,2 के। जब मैं इस पे ऑपरेशन लगाऊंगा 1,1 है ना,
तो देखो एक क्या है, एक क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट। मान लेते हैं ये जो है इसको मैं आइडेंटिटी एलिमेंट मान रहा हूँ पहले वाले एक को, है ना, और ये क्या कोई एक, तो किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन मैं करूँ तो वो खुद एलिमेंट आ जाता है। किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाऊंगा तो क्या दे देगा, खुद ही आ जाएगा। तो वन ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये कोई एलिमेंट है, ये आइडेंटिटी है, ये एलिमेंट है, ऑपरेशन लगाऊंगा तो क्या देगा, वो खुद ही एलिमेंट आ जाएगा, तो क्या देगा, 1 दे देगा। तो ये 1 से ऐड होगा, है ना, कनेक्ट होगा। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, जब इसको मैं ऑपरेशन लगाऊंगा तो क्या दे देगा, वो एलिमेंट, तो क्या दे देगा 2। अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है और ये एलिमेंट है। देखो 1 तो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी, देखो ए स्टार ई भी तो है, क्या देता है, ए स्टार ई क्या देगा, ऑपरेशन ये स्टार है, ए स्टार ई क्या देगा, ए ही देगा, तो ये क्या है, 2 है। इस 2 को मैं ए मानूं तो देखो ये तो है ए, है ना, और ये दूसरा 2 है जो ये इसका क्या प्रतिलोम है, बोल रहा है वो कि स्टार के अंतर्गत 2 का प्रतिलोम 2 है। ये तो एलिमेंट है और ये इसका क्या प्रतिलोम, और किसी भी एलिमेंट का उसके प्रतिलोम इनवर्स के साथ ऑपरेशन लगाएं, बाइनरी ऑपरेशन, तो क्या देता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। और इस सेट में इस स्टार के लिए बाइनरी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है, तो इस 2,2 के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, ये किससे, इसकी इमेज क्या होगी, 1 होगी। तो देखो ऐसे ऐसे संबंधों की संख्या कितनी बनी, सिर्फ और सिर्फ क्या बनी, 1 की बनी, है ना। तो आपने लिख दिया, वो तो समझाने का काम था, ठीक है, इधर लिखने का काम था। लिखेंगे क्या, क्या कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार का तत्समक अवयव 1 है तथा तत्समक अवयव क्या है, 1 है, इसलिए स्टार जो 1,2 क्या देगा, 1 देगा, 1,2 क्या देगा, 1 देगा, कोमा स्टार 1, स्टार के अंतर्गत 1,1 वाला ऑर्डर पेयर क्या देगा, 1 देगा, और स्टार के अंतर्गत 2,1 वाला ऑर्डर पेयर क्या देगा, 2 देगा, ये सॉरी 2 देगा ना। जो 1,2 वाला क्या देगा, 2 देगा, और 2,1 वाला क्या देगा, 2 देगा, और 1,1 वाला क्या देगा, 1 देगा ऑर्डर पेयर, ठीक है। समुच्चय एलिमेंट, है ना, अवयव 2,2 के लिए एक ही विकल्प बचता है, क्योंकि स्टार के अंतर्गत बाइनरी ऑपरेशन स्टार के अंतर्गत 2 का प्रतिलोम क्या है, प्रतिलोम 2 है, इसलिए स्टार 2,2 क्या देगा, 2,2 क्या देगा, 1 देगा, है ना। इसलिए स्टार 1,2 क्रॉस 1,2 to 1,2, है ना, में ऐसी बाइनरी ऑपरेशन एक ही होगा जिसमें तत्समक अवयव क्या हो, 1, व स्टार के अंतर्गत 2 का प्रतिलोम 2 है। तो ऐसा बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, एक ही होगा, 1,2 क्रॉस 1,2 से 1,2 में, जिसमें एक तो क्या हो, आइडेंटिटी एलिमेंट, और स्टार के अंतर्गत 2 का प्रतिलोम क्या हो, 2 ही हो। तो ऐसा जो बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 50 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 50 देखो क्या कह रहा है कि तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन है, क्या है कि in जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है डिफाइन। विचार कीजिए, जो in x क्या दे रहा है, x ही दे रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन है ये तो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n द्वारा परिभाषित है। तो सिद्ध कीजिए कि in तो आच्छादक है, ऑन्टो है, in को तो ऑन्टो प्रूफ करना है, ठीक है। किंतु निम्न प्रकार से परिभाषित फलन in प्लस in इक्वल्स टू ये 2 in जो है प्लस in फंक्शन जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, आच्छादक नहीं है। और डेफिनेशन क्या है कि in प्लस in x क्या दे रहा है, in x प्लस in x, मतलब x प्लस x इक्वल्स टू क्या है, 2x है। तो पहले अपन बात करते हैं इसकी, है ना, ऑन्टो प्रूफ करना। ऑन्टो प्रूफ करने का तरीका वही है जो अपन ने 1.2 में सीखा था, वही तरीका करेंगे अपन, है ना। आंसर में चूंकि in जो है फंक्शन वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, एंड in x की डेफिनेशन क्या है, x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ऑन्टो फॉर ऑन्टो के लिए मैं मानूंगा
फॉर ऑन्टो आच्छादक फलन के लिए मानूंगा लेट y बिलोंग्स टू n, और कौन सी में, इसमें कोडोमेन। इफ पॉसिबल, तरीका वही, तरीका सेम रहेगा। इफ पॉसिबल लेट x बी द प्री इमेज ऑफ y अंडर क्या है in। इसलिए इसको किस तरह से लिखेंगे कि in x इक्वल्स टू वाई, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, in x का मान कितना है, in x का मान कितना है x। यहाँ पे आके सोचेंगे, नेचुरल नंबर से जितने भी नेचुरल नंबर लूँ उसके लिए नेचुरल नंबर मौजूद है ना। फॉर एवरी, वही तरीका y की वैल्यू निकाली x की टर्म में ना, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n डोमेन, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n, x की वैल्यू y की टर्म में निकालते हैं ना अपन, x इक्वल्स टू y, फॉर y बिलोंग्स टू n, जितने भी y हैं इसमें कोडोमेन में देयर इज x बिलोंग्स टू n, और ये किसमें, डोमेन सच दैट in x इक्वल्स टू क्या देगा y। सो फंक्शन ऑन्टो फिल करना पड़ता आपको कि y जितने भी रखूँ उसके लिए x है क्या, तो एक रखूँगा तो एक दे देगा, दो रखूँगा दो दे देगा, नेचुरल नंबर से रखूँगा y का मान, और इधर नेचुरल नंबर में आते जाएंगे। सो फंक्शन in x इज ऑन्टो, ये फंक्शन क्या है, ऑन्टो है। अब बात करते हैं दूसरे फंक्शन की, अगेन उसको भी चेक करेंगे। फंक्शन जो देर क्या होते हो क्या है कि in प्लस in जो फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, और डेफिनेशन क्या है उसकी कि in प्लस in x इक्वल्स टू क्या है, in x प्लस मतलब दो फंक्शन का एडिशन, अलजेब्रा है। in x जो क्या दे रहा है x प्लस x इक्वल्स टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर इसमें डोमेन है ना। वही तरीका फॉर ऑन्टो लेट y बिलोंग्स टू n, और किसमें, कोडोमेन। इफ पॉसिबल लेट x बी द, यदि संभव हो तो मान लेंगे कि माना यदि संभव हो तो x जो है y का क्या है, पूर्व प्रतिबिंब है, वो लिख रहा हूँ मैं। इफ पॉसिबल लेट x बी द प्री इमेज ऑफ y अंडर फंक्शन कौन सा हमारा, ये in प्लस in x। इस बात को किस तरह से लिखेंगे, इसलिए in प्लस in, वहाँ fx होता है, यहाँ क्या in प्लस in x है, इक्वल्स टू क्या मान लिया मैंने भाई, in प्लस x का मान कितना है 2x इक्वल्स टू y, यहाँ 2x, x की वैल्यू y की टर्म में निकालूंगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में है ना, y अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे आके सोचेंगे, यहाँ पे आके क्या करेंगे, सोचेंगे अपन कि जितने भी मैं y लूँ किससे, नेचुरल नंबर से, उसके लिए x का मान आ रहा है क्या नेचुरल नंबर में। तो देखो y नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो 1 रखा मैंने, x का y का मान कितना रखा 1, तो x का मान कितना आ रहा है 1/2, जो नेचुरल नंबर में नहीं है, मतलब 1 की इमेज ही नहीं है ना। ये है कौन सा फंक्शन है, in प्लस in x ना, और ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये भी 1 2 3 डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, और फंक्शन क्या है, इक्वल्स टू क्या है 2x है ना। अब अगर देखो यहाँ मैं x की वैल्यू रखूँगा 1 तो वो क्या देगा 2 देगा, 2 रखूँगा तो क्या देगा 4 देगा, 3 रखूँगा तो क्या देगा 6 देगा, मतलब 1 के लिए तो कोई प्री इमेज ही नहीं है। यहाँ 1 रखता हूँ है ना, y का मान 1 हो, उसके लिए x का मान कितना होगा 1/2, तो इमेज ही नहीं है ना, तो वही लिखूँगा मैं, फॉर y इक्वल्स टू 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर इज नो प्री इमेज in x belongs to n domain। और यहाँ भी लिख देना कोडोमेन है ना।
सो फंक्शन in प्लस in x इज नॉट ऑनटो। ऑनटो फंक्शन क्या होता है कि कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट है उनकी सब की डोमेन में क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक की कोई प्री इमेज ही नहीं है, एक खाली बच गया, ऑक्यूपाइड ही नहीं है, एक नहीं है, तीन नहीं है, पांच नहीं है, बहुत सारे हैं, मेरे को तो केवल एक चाहिए, है ना। ऑनटो नहीं प्रूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए, कोई भी एक एलिमेंट चाहिए, तो मैंने एक ही ले लिया। तो आप तीन भी ले सकते हो, पांच भी ले सकते हो, 7, 11 इस तरह से ले सकते हो ना। ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 50। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 51 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 51 है, क्या कह रहा है देखो कि f(x) इक्वल्स टू साइन एक्स। एक फंक्शन दे दिया f(x) जो है इक्वल्स टू साइन एक्स द्वारा प्रदत्त फलन f जो है 0 to पाई क्लोज इंटरवल से रियल नंबर में डिफाइन है ना। 0 से पाई क्लोज इंटरवल ले लिया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। देखो ऐसे अपन ने देखा था ना 11th क्लास के अंदर, ये 0 है, ये पाई बाय 0 से पाई बाय 2 सॉरी, ये पाई है, ये 2 पाई है, तो 0 से पाई बाय 2 ये वाला क्वाड्रेंट लिया, सिर्फ इतना है ना। इसमें साइन एक्स जो है फंक्शन डिफाइन है और रियल नंबर में, क्योंकि रियल नंबर में वैल्यू देता है, साइन एक्स जो वैल्यू देगा कहाँ देगा, रियल नंबर में, ठीक है। तो जी एक्स बराबर कोस एक्स है द्वारा प्रदत्त फलन, ये भी 0 to पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल से रियल नंबर में डिफाइन है। f(x) और g(x) दोनों 0 to पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल से रियल नंबर में डिफाइन है, ठीक है। पर विचार कीजिए, देख लिया, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि f तथा g एक एक की है, f और g को तो 1 1 प्रूफ करना है, तथा f परंतु f प्लस जी एक एक की नहीं है। इन दोनों को ऐड कर दें, अलजेब्रा लगा दें इनकी, कि f प्लस जी जो है मतलब साइन एक्स प्लस कोस एक्स वाला जो फंक्शन है वो ऑनटो नहीं है, सॉरी 1 1 नहीं है। तो पहले बात करते हैं f(x) की आंसर में, क्योंकि f जो है 0 to पाई बाय 2 to r एंड f(x) क्या दे दिया मुझे, साइन एक्स, है ना। फॉर 1 1 प्रूफ करने का भी तरीका कि डोमेन के दो एलिमेंट मानूंगा मैं, लेट x1 एंड x2 बी 2, वही 1.2 वाला मेथड, डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन, एंड क्या मानते हैं अपन कि f(x1) इक्वल्स टू क्या देता है, मानते हैं f(x2). फिर जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो लगा देंगे, f(x1) क्या होगा, साइन x1, और f(x2) क्या होगा, साइन x2। तो x1 और x2 की वैल्यू क्या कहाँ से कहाँ तक है, डोमेन से है, डोमेन क्या है 0 to पाई बाय 2। और आप देखो अपन ने देखा था कि 0 से पाई बाय 2 पर प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स और कोस एक्स अलग अलग एक्स के लिए क्या देंगे, अलग अलग वैल्यू देते हैं, है ना। तो साइन एक्स और कोस एक्स अगर इक्वल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इससे क्या होगा कि x1 इक्वल्स टू क्या होगा, x2 होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल, है ना। देखा अपन ने देखा था कि 0 to पाई बाय 2 में अपन जितने भी मान लेंगे उनमें साइन एक्स और कोस एक्स क्या देंगे, अलग अलग वैल्यू देंगे, अलग अलग वैल्यू देंगे ना, अलग अलग ग्राफ से देखा था अपन ने, और वैसे भी देखा ना, 0 फिर पाई बाय 3 पाई बाय 4, है ना, इस तरह से देखा था ना। तो इसलिए f(x1) बराबर f(x2) लिया था और x1 बराबर x2 आ गया, इसलिए फंक्शन f इज 1 1। ये मेथड है हमारा कि f(x1) बराबर f(x2) लेते हैं कि दो अलग अलग, पहले मैंने कहा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको सोल्व करते हैं अपन कि दो अलग अलग एलिमेंट के लिए मानते हैं कि इमेज एक है, मतलब मैनिमम मानते हैं, और फिर लास्ट में जाते जाते प्रूफ कर देते हैं कि जो अपन ने दो अलग अलग एलिमेंट माने थे वो सेम है, एक ही है, तो क्या हो जाएगा 1 1 ना। ये तो हो गया f(x). अगेन g(x) की बात करते हैं। g जो फंक्शन है कहाँ से, 0 to पाई बाय 2 to r, और g(x) जो है क्या है, cos x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 2, ठीक है। वही फॉर 1 1 की बात करें, इसमें सेम मेथड, फॉर 1 1 लेट x1 एंड x2 बी 2 different element in domain, and क्या माना कि gx1 इक्वल्स टू क्या मान लिया, gx2। अब gx1 इक्वल्स टू क्या देगा, cos x1, gx1 x में x1 रखूँगा तो cos x1 इक्वल्स टू क्या देगा, cos
x2। सेम मेथड, सेम जो मेथड यहाँ था, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to पाई बाई x1 और x2 की वैल्यू कहाँ है, 0 to पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल, तो अलग यहाँ से 0 से पाई बाई 2 के बीच में मान लूँगा तो cos x के मान क्या होंगे, अलग होंगे, है ना। तो और सेम होंगे कब होंगे, जब x1 और x2 क्या होंगे, सेम। फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2, सो फंक्शन gx इज 1 1, gx भी 1 1 हो गया। अब बात करते हैं f प्लस g की ना। नाउ f प्लस g जो कहाँ से कहाँ डिफाइन होंगे, 0 to पाई बाई, ये तो एल्जेब्रा है, टू r है ना। fx भी 0 to पाई बाई 2 से r में है, gx भी 0 to पाई बाई 2 से r में है, तो f प्लस g भी क्या होगा, 0 to पाई बाई 2 से। 11th क्लास में अपने पढ़ा था फंक्शन, एल्जेब्राइन फंक्शन, है ना। और f प्लस जी एक्स क्या होगा, ये तो होगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो एफ प्लस जी एक्स क्या देगा मुझे, एफ एक्स का मान कितना है साइन एक्स, प्लस जी एक्स का मान कितना है कोस एक्स, ठीक है। ये एफ प्लस जी एक्स है ना। तो मैं देखूंगा कि अलग अलग मान लूँ, है ना। अब देखो 0 लूँ मैं, भी आपको पता है साइन 0 कितना होता है 0 और कोस 0 कितना होता है 1, ठीक है। फिर मैं पाई बाई 2 लूँ, साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है 1 और कोस पाई बाई 2 का मान कितना होता है 0, मतलब 0 और पाई बाई 2 पे ये इमेज सेम दे रहे हैं, सेम इमेज दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं। तो वो देखो चूंकि 0 बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2, एफ प्लस जी 0 इक्वल्स टू क्या देगा, साइन 0 प्लस कोस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 1, तो 1 दिया। एंड पाई बाई 2 बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2, और f प्लस जी पाई बाई 2, मुझे पता चल गया कि 0 पे और पाई बाई 2 पे ये सेम इमेज दे रहे हैं, है ना। तो देखो क्या देगा, साइन पाई बाई 2 प्लस कोस पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 मतलब 1 और कोस पाई बाई 2 मतलब 0, क्या दे दिया 1। तो दोनों पे क्या दे दी, सेम इमेज दे दी। एलिमेंट क्या है, अलग अलग हैं, इमेज क्या है, सेम है। तो कैसा हो गया, फंक्शन मेन इवन हो गया। तो वही लिखूंगा, चूंकि f प्लस जी 0 इक्वल्स टू f प्लस जी पाई बाई 2 इक्वल्स टू 1, बट 0 इज नॉट इक्वल्स टू 1, सो फंक्शन f प्लस जी एक्स इज नॉट 1 1। न्यू एग्जाम्पल देके आप दिखा सकते हो। मैंने आपको बोला था अगर 1 1 है तो स्टेटमेंट, और नॉट 1 1 है तो अपन को एग्जाम्पल दे सकते हो। तो ये मैंने क्या दे दिया, एग्जाम्पल। और मुझे ये प्रूव करना था कि f और g तो 1 1 है और f प्लस जी 1 1 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।